नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सोलर सिस्टम से संबंधित सवालों को डिस्कस कर रहे हैं और एक वीडियो सोलर सिस्टम के बारे में आपके पास में पहुंच गया है और आज का जो वीडियो है वो भी सोलर सिस्टम से ही संबंधित है और उसमें हम सोलर सिस्टम से संबंधित अन्य सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो सेशन और उस सेशन में कौन कौन से सवाल आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आज के सेशन का पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, प्लैनेट कहते हैं। लेकिन ग्रहों की अपनी एक स्टैंडर्ड परिभाषा होती है और वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर बहुत सारे पिंड चक्कर लगाते हैं, चाहे वो ग्रह हों चाहे वो उपग्रह हों। उपग्रह भी एक प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो मीटियोर्स होते हैं, उल्का पिंड, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉइड, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और साथ ही साथ जो कॉमेट होते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों में और जो हमारे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज होते हैं उनमें से कुछ अंतर होता है और इसी अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ग्रहों की अपनी एक स्टैंडर्ड परिभाषा है और आपको उस परिभाषा को भी सीखना चाहिए। जैसे जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के जो केंद्र में है वो सूर्य है, ये सूर्य है, सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो ग्रह है सूर्य का वो बुध है, बुध के बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि इत्यादि। इनमें से अगर हम सोलर सिस्टम के कंपोनेंट की बात करें या सोलर सिस्टम के जो है मेम्बर्स की बात करें तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड हैं उनको मोटे मोटे तौर पर हम लोग कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो हमारे पास होते हैं क्लासिकल प्लैनेट और इन क्लासिकल प्लैनेट में 8 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। जैसे इसमें एक आपका आएगा मरकरी, बुध, दूसरा आएगा वीनस, शुक्र, तीसरा आएगा आपका अर्थ और चौथा इसमें आएगा मार्स यानी मंगल, पांचवा जुपिटर, छठवें पर आएगा आपका सैटर्न, शनि, सातवें नंबर पर आएगा यूरेनस यानी अरुण और आठवें पे आएगा नेपच्यून यानी वरुण। इन पिंडों को, ये जो 8 पिंड हैं ये प्लैनेट हैं, लेकिन ये क्लासिकल प्लैनेट है। प्लैनेट में हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट भी सीखेंगे। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो प्लैनेट नहीं लेकिन उनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। और ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट में जैसे प्लूटो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, प्लूटो है या सीरीस है, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट कहलाते हैं। इनके अलावा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों में हम लोग एस्ट्रॉइड्स भी पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट वगैरह हो गए, धूमकेतु, और इसके बाद में मीटियोर्स। अब देखा जाए तो ये जो सवाल लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अब देखिए इसमें सूर्य के चारों ओर
ये क्लासिकल प्लैनेट भी चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर ड्वार्फ प्लैनेट भी चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर एस्ट्रॉइड, कॉमेट और मीटियोर्स भी चक्कर लगाते हैं। और इनमें जो वैसे तो सही जवाब ग्रह है, लेकिन ग्रहों में भी क्लासिकल प्लैनेट की क्या परिभाषा होती है ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसे वास्तव में प्लैनेट किसे कहते हैं, और हमारा जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो प्लैनेट की सही परिभाषा क्या बताता है। जैसे प्लैनेट में निम्नलिखित गुण होने चाहिए क्लासिकल प्लैनेट में। पहला है कि इनके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार होना चाहिए, यानी कि इनका जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि ग्रहों के पास में इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका शेप गोलाकार रहे। ग्रहों में इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका जो शेप है वो लगभग राउंड हो या लगभग स्फेरिकल शेप हो। और ग्रहों की तीसरी परिभाषा में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा है कि एक ग्रह की जो कक्षा है वो दूसरी ग्रह की कक्षा से ऑर्बिट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि एक ग्रह का ऑर्बिट दूसरी ग्रह के ऑर्बिट को काटना नहीं चाहिए। तो ये तीन कंडीशन जिस किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ में पूरी होती है वही हमारा क्लासिकल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो क्लासिकल प्लैनेट किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और निम्नलिखित तीन कंडीशनों को पूरा करता है। पहला कि ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होना चाहिए, और केपलर के नियम में भी हम लोग पढ़ते हैं कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा है कि ग्रहों के पास में इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि जो ग्रह हैं वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका अपने गोलाकार शेप को बरकरार रख सके, और इसको हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कंडीशन है कि एक ग्रह की कक्षा दूसरी ग्रह की कक्षा को काटना नहीं चाहिए। एक ग्रह की कक्षा दूसरी ग्रह की कक्षा को काटनी नहीं चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सूर्य है और ये जो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये जो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनकी कक्षा आप देख रहे हैं कि इलिप्टिकल कक्षा है। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर लगभग दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही घूम रही है। तो इस पे चित्र से आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो ग्रहों की कक्षाएं हैं वो इलिप्टिकल है, और हर ग्रह की कक्षा दूसरे ग्रह की कक्षा से इंडिपेंडेंट है, अलग है। मतलब कोई एक ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो दूसरी ग्रह की कक्षा को काटेगा नहीं। तो ये जो कंडीशनें हैं वो क्लासिकल प्लैनेट के ऊपर लागू होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ग्रहों की कक्षाएं हैं वो कैसी हैं बेटा, वो सारी के सारी ग्रहों की कक्षाएं और इलिप्टिकल है, यानी दीर्घवृत्ताकार है। ये हर ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। आइए चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर ग्रहों से मतलब है क्लासिकल प्लैनेट। सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रहों में जो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है वो बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और 8वां वरुण। तो ये सूर्य के हमारे
चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्लासिकल प्लैनेट में 8 प्लैनेट है। इसमें से ये जो 4 प्लैनेट हैं, इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। शुरुआत के जो 4 ग्रह ये जो बाद के 4 ग्रह हैं, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह। बाह्य ग्रह या जोबियन प्लैनेट, या इन्हीं को कहते हैं बृहस्पति सदृश ग्रह, या इन्हीं को कहा जाता है बृहस्पति सदृश ग्रह। अब हमारे पास में जो 8 प्लैनेट हैं, क्लासिकल प्लैनेट हैं, उन 8 में से जो पहले के 4 ग्रह हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं या पार्थिव ग्रह बोलते हैं, और लास्ट के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनको जोबियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये है कि लास्ट के जो 4 ग्रह हैं वो गैसीय अवस्था में है, और शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ठोस अवस्था में है। इनका जो ऊपरी भाग है, जो क्रस्ट है इनका, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसलिए शुरुआत के 4 ग्रहों को कहा जाता है पार्थिव ग्रह। पार्थिव से मतलब है पृथ्वी सदृश ग्रह, यानी पृथ्वी के समान। यहाँ पर पृथ्वी के समान से तात्पर्य है कि हम जैसे हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस है, यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो ठोस है, उसी प्रकार से शुक्र, बुध और मंगल का भी क्रस्ट ठोस अवस्था में पाया जाता है। दैट्स वाई दीज प्लैनेट्स आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो लास्ट के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह अभी भी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और इनका जो क्रस्ट है यानी इनका जो ऊपरी भाग है वो अभी भी सॉलिड अवस्था में नहीं है, यानी ये गैसीय ग्रह है, और इसीलिए इन्हें जोबियन प्लैनेट या बृहस्पति सदृश ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रहों को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, पार्थिव ग्रह और बृहस्पति सदृश ग्रह। और ये जो 8 ग्रह है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, जैसे मान लीजिए सन है, तो ये जो 8 ग्रह हैं, अगर पूछा जाए कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, दूसरा नज़दीकी ग्रह शुक्र है, तीसरा नज़दीकी ग्रह पृथ्वी है, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और पूछा जाए कि सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, या सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित जो ग्रह है वो हमारा वरुण है। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है जो हमारा वो वरुण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में ये सूर्य है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वो मरकरी है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। वीनस सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। अर्थ तीसरे नंबर पर आता है। मार्स चौथे नंबर पर आता है। जुपिटर 5वें नंबर पर, सैटर्न 6वें पर, यूरेनस 7वें पर, और जो नेपच्यून है वो 8वें नंबर पर आता है। तो अगर सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को पूछा जाए तो क्रम आपका कुछ यही होगा: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें जोबियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे जोबियन प्लैनेट है। और अब हम सभी जानते हैं कि मार्स और जुपिटर, ये जो मार्स प्लैनेट है और जुपिटर प्लैनेट है, इस मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट्स पाई जाती है। यहाँ पर एस्ट्रॉयड्स बेल्ट पाई जाती है, यानी कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर कुछ ऐसे चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह भी
और ये क्षुद्र ग्रह भी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट से अलग करने का काम करती है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। जो अगला सवाल है हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? और इसका सही जवाब है केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, और ग्रहों की गति के जो केपलर ने नियम दिए वो 3 नियम दिए, और इनमें पहला नियम है ग्रहों की गति का। जैसे ग्रहों की गति के जो नियम है, पहले नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहले नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, और लॉ ऑफ ऑर्बिट में ये कहा जा रहा है कि हर ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये ग्रहों की गति का पहला नियम है। ग्रहों की गति का जो दूसरा नियम है वो है एरियल वेलोसिटी से संबंधित। एरियल वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय चाल। और इसमें से ये कहा जाता है कि ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है वो नियत होती है। ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। इसका मतलब ये है कि एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये ग्रहों की गति का दूसरा नियम है। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा लगा रहा है। ये कोई प्लेनेट है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा लगा रहा है। और मान लीजिए कि किसी समय एट एनी टाइम टी पर कोई ग्रह यहाँ पर है, और एट एनी टाइम T1 यहाँ पर फिर ग्रह यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस ग्रह ने इतना एरिया कवर किया, ठीक है। यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में ग्रह ने इतना एरिया कवर किया। तो इतने एरिया को कवर करने के लिए ग्रह ने जितना समय लिया, उतने ही समय में यह ग्रह जो है बेटा सभी परिस्थितियों में समान एरिया ही कवर करेगा। तो ये जो है ये ग्रहों की गति का दूसरा नियम है कि एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है वो नियत होती है। लेकिन ज्योग्राफी में क्षेत्रीय चाल से जो है कुछ हम 1-2 निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे इसमें से आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्रह है वो जितने ज़्यादा सूर्य के पास में होगा उसकी रिवॉल्यूशन स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जैसे यहाँ पर ये ग्रह है जो कि अपेक्षाकृत सूर्य से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर जो ग्रह की स्पीड है, रिवॉल्यूशन स्पीड, रोटेशन स्पीड पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रहों की रोटेशन स्पीड पर सूर्य से दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है दूरी का केवल रिवॉल्यूशन स्पीड पर। और ग्रहों की जो रिवॉल्यूशन स्पीड होती है वो समय के साथ में चेंज होती रहती है। जैसे किसी ग्रह की रिवॉल्यूशन स्पीड कब कम हो जाएगी, जब ग्रह सूर्य से दूर होगा, और ग्रह की रिवॉल्यूशन स्पीड उस समय पर बढ़ जाएगी जब ग्रह सूर्य के पास में होगा। जैसे यहाँ पर ग्रहों की इस ग्रह की स्पीड रिवॉल्यूशन स्पीड कम होगी, लेकिन यहाँ पर इस ग्रह की रिवॉल्यूशन स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य से दूरी कम है और यहाँ पर सूर्य से दूरी ज़्यादा है, ठीक है।
सूर्य से दूरी ज़्यादा है। और तो ये आपको डिस्कस सीखना है ग्रहों की गति के दूसरे नियम से। और आगे चल करके हम लोग अपसौर वगैरह सीखेंगे। अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। जैसे अपसौर एफिलियन, अपसौर जो एफिलियन होता है, और उपसौर को बोलते हैं पेरिहिलियन, उपसौर को कहते हैं पेरिहिलियन। तो एफिलियन किसे कहते हैं? किसी ग्रह की सूर्य से जो मैक्सिमम दूरी होती है उसी को अपसौर कहते हैं, और किसी ग्रह की सूर्य से जो मिनिमम दूरी होती है उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो हमारी पृथ्वी के लिए उपसौर होता है, हमारी पृथ्वी के लिए अपसौर होता है 4 जुलाई को। हमारी पृथ्वी के लिए अपसौर होता है 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे ज़्यादा दूरी होती है। और 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी के लिए उपसौर होता है, क्योंकि 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तो यदि पृथ्वी के संदर्भ में उपसौर और अपसौर को पूछा जाए, और पृथ्वी के संदर्भ में ही पूछा जाता है परीक्षाओं में, आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि बुध के लिए अपसौर क्या है या उपसौर क्या है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं और ज़्यादातर चीज़ें हमें पृथ्वी के संदर्भ में ही पढ़नी है। तो हमेशा पृथ्वी के संदर्भ में ही उपसौर और अपसौर पूछे जाते हैं। तो अगर पृथ्वी के लिए अपसौर पूछा जाता है तो आप डेट बताइएगा 4 जुलाई को, क्योंकि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तो अगर इसी को पूछा जाए जैसे कि हमारी पृथ्वी की रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे ज़्यादा कब होगी, तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होगी तभी तो पृथ्वी की रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारी पृथ्वी की रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे ज़्यादा कब होगी? 3 जनवरी को। और हमारी पृथ्वी की जो रिवॉल्यूशन स्पीड है वो सबसे कम कब होगी? 4 जुलाई को। तो अगर इसी को पृथ्वी की रिवॉल्यूशन स्पीड से जोड़ दिया जाए तो जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई को पृथ्वी की रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे कम होगी। 4 जुलाई को पृथ्वी की रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे कम होगी। और इसका उल्टा कर दीजिए, अगर सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन स्पीड पूछी जाए तो 3 जनवरी को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, 3 जनवरी को पृथ्वी की रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ये 2 आंकड़े और आप याद रखे रहिएगा। इसके बाद में वैसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, और इसी 14.96 करोड़ किलोमीटर को ही हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, यानी खगोलीय एकक। इसी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो अगर पूछा जाए खगोलीय एकक कितना होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर, वही पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है दूरी, औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। अब चूँकि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी होती है, तो इस समय पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है लगभग
14.71 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है 14.71 करोड़ किलोमीटर। और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक। अगर इसी में एनर्जी वगैरह से पूछा जाए, गतिज ऊर्जा कि पृथ्वी में गतिज ऊर्जा कब सबसे अधिक होगी, या कहाँ पर सॉरी पृथ्वी में नहीं, कहाँ पर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी पृथ्वी की, तो 3 जनवरी को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है उस समय पर पृथ्वी की रिवोल्यूशन स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर रिवोल्यूशन स्पीड ज़्यादा होगी तो एनर्जी की मात्रा भी ज़्यादा होगी। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी तो उस समय पर पृथ्वी की रिवोल्यूशन स्पीड कम होगी और इसलिए वहाँ पर गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी। तो ये हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं केपलर के द्वितीय नियम से। जो केपलर का तृतीय नियम है वो है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यानी इसका मतलब है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के, जैसे ये ये सन है हमारा, और इस प्रकार से ये कोई ग्रह एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और इस प्रकार से ये जो ग्रह है उसकी सूर्य से दूरी लगातार रूप से चेंज होती रहती है। तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी रिवोल्यूशन पीरियड का वर्ग उस ग्रह और सूर्य की औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये केपलर का तृतीय नियम है। तो इससे हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रह सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उस ग्रह का परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा, और जो ग्रह सूर्य से जितना पास होगा उस ग्रह का परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। अब इसी को जैसे आप देखें तो जो बुध ग्रह है उसका परिक्रमण जो काल है मात्र 88 दिन का है। वो 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। और अगर हम शुक्र का देखें तो जो शुक्र है उसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 225 दिन है। 225 दिन में शुक्र पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, सूर्य का चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी के लिए यह परिक्रमण काल 365 सही 1/4 दिन है। मंगल के लिए यह परिक्रमण काल 686 दिनों का है। बृहस्पति के लिए ये परिक्रमण काल लगभग 11.9 साल का है, 9 साल का है, और 11.9 साल का है। शनि के लिए ये परिक्रमण काल 29.5 वर्ष का है। और इसी प्रकार से अरुण के लिए यह परिक्रमण काल लगभग 84 ईयर 84 वर्ष में, और वरुण के लिए यह परिक्रमण काल 165 साल का है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है उनका जो परिक्रमण काल है वो भी लगातार रूप से बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद में ये भी याद रखिएगा, जैसे ये जो केपलर का तृतीय नियम है, ये केपलर का जो तृतीय नियम है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये टी तो हम समझ गए, ये किसी भी ग्रह का जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो जो है टी है। आर क्या है? आर किसी भी ग्रह और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है वो है। लेकिन यहाँ पर चूँकि जो ग्रह है हम सब जानते हैं कि ग्रहों की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। ग्रहों की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। और जब मैथमेटिक्स में हम लोग सीखते हैं कि जो एलिप्स होता है उसके 2 एक्सेज होते हैं, ये होता है मेजर एक्सेज और ये होता है माइनर एक्सेज। जैसे आप एलिप्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि x² अपॉन y²
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स का फॉर्मूला है। अगर इसमें से आपसे आर पूछा जाए कि आर क्या है, अगर पूछा जाए आर क्या है और ऑप्शन आपके पास में दिए जाए कि यह मेजर एक्सेज है, यह मेजर एक्सेज है या आर माइनर एक्सेज है या आर माइनर एक्सेज है, या पूछा जाए आर सेमी मेजर एक्सेज, आर सेमी मेजर एक्सेज और या सेमी माइनर एक्सेज, सेमी माइनर एक्सेज। अगर ये पूछा जाए कि केपलर के तृतीय नियम में जो आर है वो है क्या, जो कक्षा है, ऑर्बिट है दीर्घवृत्त की, उसमें से दो एक्सेज, एक तो आपका मेजर एक्सेज और दूसरा माइनर एक्सेज, इनमें से आर मेजर एक्सेज है या माइनर एक्सेज है या सेमी मेजर एक्सेज है या सेमी माइनर एक्सेज है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सेमी मेजर एक्सेज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये केपलर के 3 नियम है। 1571 में केपलर ने इन नियमों को प्रतिपादित किया था। 3 नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा है एरियल वेलोसिटी का, एवरी प्लेनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और तीसरा है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और इसमें से जो आर है वो हमारा सेमी मेजर एक्सेज होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, वो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी पहले। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। और अगर पूछा जाए कौन से पार्थिव ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे पार्थिव ग्रह है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, तो बुध पार्थिव ग्रह है, शुक्र पार्थिव ग्रह है, मंगल पार्थिव ग्रह है, शनि पार्थिव ग्रह नहीं है, शनि हमारा जोवियन प्लेनेट है। नेक्स्ट जो सवाल है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, इनकी भी संख्या 4 होती है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है और बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या भी 4 ही होती है। कौन कौन है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट जो सवाल है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश या जोवियन प्लेनेट में शनि को शामिल है, अरुण शामिल है, वरुण शामिल है, लेकिन इसमें मंगल शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा डी, मंगल। क्यों? क्योंकि मंगल एक पार्थिव ग्रह है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, जैसे सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में मंगल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आपको क्रम याद रखना है, मंगल के बाद में क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, मंगल के बाद में बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद में शनि आएगा, शनि के बाद में अरुण आएगा, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद आएगा वरुण, अरुण के बाद आएगा वरुण। तो ये सही क्रम है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। और यहाँ से भी आप, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सबसे नज़दीकी ग्रह मरकरी है, सबसे नज़दीकी ग्रह मरकरी है, दूसरा नज़दीकी ग्रह वीनस है, तीसरा नज़दीकी ग्रह अर्थ है, चौथा मार्स है, पांचवा जुपिटर है, छठवां सैटर्न है जिसमें रिंग्स साफ साफ दिख रहे हैं, यूरेनस, और सबसे दूर का जो ग्रह है नेपच्यून, सबसे दूर का जो ग्रह है नेपच्यून। और इनमें से अगर टेम्परेचर के संदर्भ में पूछा जाए आपसे, टेम्परेचर वगैरह के संदर्भ में, तो वैसे तो बुध का टेम्परेचर सबसे अधिक होना चाहिए, बुध का टेम्परेचर सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। लेकिन जो बुध में तापमान है, वो बुध में जो तापमान है उसकी तुलना में शुक्र का तापमान ज़्यादा है। और इसका कारण है क्योंकि जो शुक्र ग्रह है उसमें ग्रीन हाउस गैस CO2 की अधिकता है। लेकिन जो सबसे ठंडा ग्रह है,
वो सबसे ठंडा ग्रह हमारा यूरेनस है। तो ये भी एक आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम बढ़ता जाएगा, ग्रहों का तापमान भी कम होता जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर जो सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है वो मरकरी ना होकर सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र है, और सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह है वो हमारा सर्वाधिक ठंडा ग्रह हमारा नेपच्यून है। अगर हमारी पृथ्वी को पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना माना जाता है, तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान माना जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला अगर ग्रह पूछा जाए कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह फिर आएगा मरकरी सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह है। और ऐसा माना जाता है कि दिन के समय पर मरकरी का जो टेम्परेचर है वो लगभग +390 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय पर मरकरी का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो दिन के समय पर मरकरी का टेम्परेचर 390 डिग्री सेल्सियस और रात के समय मरकरी का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इन दोनों का डायरनल टेम्परेचर निकालें तो ये दैनिक तापांतर जो निकल के आएगा 390 माइनस 170, और ये हो जाएगा 390 + 170 यानी कि 560 डिग्री सेल्सियस। बुध का जो दैनिक तापांतर निकल के आता है वो निकल के आता है 560 डिग्री सेल्सियस। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो ग्रह है वो आपका बुध है, और सबसे अधिक तापमान वाला जो ग्रह है वो आपका वीनस है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। नेक्स्ट जो सवाल है, ये तो सॉल्व हो गया। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी से दूरी, तो हमारी पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो शुक्र है, और इसके बाद में दूसरा नज़दीकी ग्रह मंगल है, तीसरा नज़दीकी ग्रह बुध है, और चौथा नज़दीकी ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलो, तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो शुक्र है, दूसरा मंगल है, तीसरा बुध है, और चौथा बृहस्पति है। नेक्स्ट सवाल, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे नंबर पर अरुण है, चौथे नंबर पर वरुण है, पांचवें नंबर पर पृथ्वी है, इसके बाद में शुक्र है, फिर इसके बाद में मंगल है, और फिर इसके बाद में बुध है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु सौरमंडल का भाग है, ग्रह सौरमंडल का भाग है, लेकिन ये जो नेबुला या निहारिका होती हैं ये सौरमंडल का भाग नहीं है। जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में एक तारा को शामिल करते हैं। सोलर सिस्टम में एक तारा शामिल है और वो तारा है सूर्य। इसमें जितने भी प्लैनेट हैं, क्लासिकल प्लैनेट हो, ड्वार्फ प्लैनेट हो, सभी है। तो ग्रहों को सोलर सिस्टम में शामिल किया जाता है। इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह हैं इनको भी सोलर सिस्टम में शामिल करते हैं, उपग्रह। फिर इसके बाद में जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह ये भी सोलर सिस्टम का भाग है। इसमें धूमकेतु या जिन्हें हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं, कॉमेट, वो भी सोलर सिस्टम के भाग है। और इसमें जो आपके उल्का पिंड हैं,
उल्का, मीटियोर्स, ये भी सोलर सिस्टम के भाग है। तो ये तमाम सारी चीज़ें सोलर सिस्टम के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। लेकिन जो निहारिका है, जिसे नेबुला के नाम से जाना जाता है, जिसे नेबुला के नाम से जाना जाता है, वो सोलर सिस्टम में शामिल नहीं की जाती हैं। और निहारिका है क्या, नेबुला है क्या? हमारे तारों के जो निर्माण के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी तारों का निर्माण जिनसे होता है, उन्हें ही नेबुला या निहारिका के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तारों में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है। किसी भी तारे के संगठन में लगभग 71% हाइड्रोजन होता है और लगभग 28% हीलियम होता है। तो ये जो हाइड्रोजन और हीलियम के एक प्रकार से जो बादल होते हैं, इन्हें ही नेबुला या निहारिका के नाम से जाना जाता है। आपको ये सीखना है कि तारों का निर्माण जिनसे होता है, तारों को निर्मित करने वाले जो मुख्य संगठक होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उन्हें ही नेबुला या निहारिका के नाम से जाना जाता है। या आसान भाषा में कहा जाए नेबुला या निहारिका क्या है, तो नेबुला या निहारिका कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादल ही होते हैं जो तारों के निर्माण में सहायक होते हैं, जिनसे तारों का निर्माण होता है। तो नेबुला को सोलर सिस्टम का अंग नहीं माना जाता है। अगला सवाल है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं। अभी हमने देखा कि सूर्य क्या, कोई भी तारा हो, किसी भी तारे में क्या क्या मुख्य होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन लगभग 71% होता है और हीलियम लगभग 28% होता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य सब ऑप्शन है, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल। ये समताप मंडल 2 बार आ गया है, खैर कोई बात नहीं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और समताप मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोस्फीयर। असल में जो सूर्य का स्ट्रक्चर होता है, ये जो सूर्य की जो लेयर्स होती हैं, उनमें 6 लेयर्स को शामिल किया जाता है। 6 लेयर्स को शामिल किया जाता है। इनमें एक लेयर होती है जो सबसे आंतरिक परत होती है, उसको कहते हैं कोर। दूसरी को कहा जाता है जो सूर्य की लेयर्स होती हैं, उनमें एक लेयर होती है कोर, और यह कोर सूर्य की सबसे आंतरिक परत होती है। कोर से लगी हुई एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है रेडिएटिव जोन, विकिरण मेखला। रेडिएटिव जोन, विकिरण मेखला। तीसरी लेयर होती है, उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, संवहनीय मेखला। तो ये जो सूर्य की 3 परतें होती हैं, ये सूर्य की आंतरिक परतें होती हैं, इंटरनल लेयर्स, आंतरिक परतें होती हैं ये। इसके बाद में सूर्य की जो चौथी लेयर होती है, जिसे सूर्य की सतह कहते हैं, उसे बोला जाता है फोटोस्फीयर। उसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। और ये जो है एक प्रकार से सूर्य की सतह होती है। यानी सामान्य दिनों में जो सूर्य हमें दिखाई देता है, वो सूर्य जो हमें दिखाई देता है, वो वास्तव में सूर्य की सतह हमको दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य का कोर हमको कभी दिखाई नहीं देता, सूर्य का रेडिएटिव जोन हमें नहीं दिखाई देता, सूर्य का कन्वेक्टिव जोन हमें नहीं दिखाई देता। तो सूर्य का जो भाग हमको दिखाई देता है वो सूर्य की सतह होती है, और सूर्य की सतह को ही फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और जिसका टेम्परेचर लगभग, फोटोस्फीयर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो कोर होता है, कोर यानी सूर्य का जो सबसे आंतरिक भाग होता है, जैसे हमारी पृथ्वी का कोर होता है, ठीक है। जैसे हमारे अगर अपनी पृथ्वी को जो है बेटा सूर्य के संदर्भ में अध्ययन करना हो, तो हमारी पृथ्वी की सतह होती है। अगर हम अपनी पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो हमको क्रस्ट, मेंटल और कोर मिलेगा। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर क्या है? हमारी पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है उसको कोर कहते हैं।
और जैसे हमारी पृथ्वी में 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक कोर का विस्तार पाया जाता है, और लगभग 30-32 किलोमीटर से या अधिकतम 100 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है पृथ्वी के अंदर का, उसे मेंटल के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी में भी 3 आंतरिक परतें पाई जाती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर इसके बाद में पृथ्वी की सतह आ जाती है, जो क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है उसी को सरफेस कहते हैं। फिर यदि हम पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जाएंगे तो हमें पृथ्वी का वायुमंडल मिलेगा, और इस वायुमंडल को हम कई सारे भागों में तोड़ते हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप सूर्य को देखिए कि जब हम पूरे सूर्य की बात करते हैं तो पूरे सूर्य में सूर्य के आंतरिक भाग को भी शामिल किया जाएगा, सूर्य की सतह को भी शामिल किया जाएगा, और सूर्य का जो ऊपरी भाग है जिसे सूर्य का वायुमंडल कहते हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसी प्रकार से सूर्य की भी 3 आंतरिक परतें होती हैं, कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन। सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है, उसका मुख्य कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो वो जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तारों में, वो कहाँ पर होती है? वो कोर में होती है, और जो कोर का टेम्परेचर है वो करीब करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है, और इस कोर को चारों ओर से एक और परत घेरे रहती है, और इसी परत को कहा जाता है विकिरण मेखला या रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के चारों ओर एक परत पाई जाती है, इसको कहा जाता है कन्वेक्टिव जोन। और कन्वेक्टिव जोन का जो ऊपरी भाग है उसी को हम लोग सूर्य का मध्य भाग बोलते हैं, उसी को सूर्य की सतह बोलते हैं, और उसी को फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकाश मंडल का टेम्परेचर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर जब फोटोस्फीयर समाप्त होती है तो फिर सूर्य का वायुमंडल शुरू हो जाता है, और सूर्य के वायुमंडल के लिए हम लोग एटमॉस्फेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सूर्य के वायुमंडल के लिए क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्णमंडल क्या है? जैसे हमारी पृथ्वी का वायुमंडल जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसी प्रकार से जो वर्णमंडल है वो कुछ नहीं बल्कि सूर्य का वायुमंडल है। और इस वर्णमंडल के सबसे ऊपरी भाग को कोरोना, ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं, ठीक है, सूर्य के वर्णमंडल के सबसे ऊपरी भाग को कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय पर सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर नहीं दिखाई देता है। उस समय पर सूर्य के वायुमंडल का जो सबसे बाहरी भाग होता है कोरोना, वही हमें दिखाई देता है। तो सामान्य दिनों में हमें सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो सूर्य की सतह होती है, और सूर्य की सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। लेकिन जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो वास्तव में कोरोना या किरीट होती है। तो इस प्रकार से सूर्य की जो कुल लेयर्स है वो 6 हो गई, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, और इसी क्रोमोस्फीयर का सबसे बाहरी भाग जिसे हम लोग बोलते हैं वर्णमंडल। ये देखिए, जैसे ये, ठीक है, इस प्रकार से ये सन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सन का, ठीक है, ये सूर्य है, और सूर्य की जो सबसे अंदर का परत है, सूर्य की जो सबसे इंटरनल लेयर है वो है कोर, ठीक है। तो ये है कोर, सूर्य के सबसे अंदर की परत ये कोर है, और ठीक है, ये कोर है। इस कोर को चारों ओर से एक और लेयर घेरे हुए है जिसे कहा जाता है रेडिएटिव जोन, ठीक है, ये रेडिएटिव जोन है। तो ये कोर हो गया, ये रेडिएटिव जोन है, और रेडिएटिव जोन को चारों ओर से घेरे हुए एक और परत पाई जाती है कन्वेक्शन जोन या कन्वेक्टिव जोन।
हालांकि रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बस इतना, बस आप जो थोड़ा बहुत सूर्य की आंतरिक परतों से सवाल पूछे जाते हैं उसमें कोर इम्पोर्टेंट है। और कोर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य के सभी भागों में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर पाया जाता है वो कोर का पाया जाता है। जैसा हमने बताया लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोर का होता है। और फिर इसके बाद में कन्वेक्टिव जोन के बाद, जैसे कन्वेक्टिव जोन है और कन्वेक्टिव जोन के बाद में जैसे कन्वेक्टिव जोन ख़त्म होता है तो फिर जो सूर्य की सतह है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर जब ख़त्म होता है तो जो सूर्य के वायुमंडल है, जो सूर्य का वायुमंडल है उसे बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, उसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर का ये जो सबसे बाहरी भाग है उसी को कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये सूर्य की जो है 6 परतें हो गई। कौन सी? सबसे आंतरिक परत कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, और इसमें लिखा भी है इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एक प्रकार से एनाटॉमी ऑफ सन है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन को शामिल किया जाता है। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं, जो मध्य भाग होता है सूर्य का। सूर्य के वायुमंडल को क्या बोला जाता है? सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हैं सनस्पॉट वगैरह, ठीक है, सनस्पॉट आप देख रहे हैं कहाँ पर मिल रहे हैं? सनस्पॉट मिल रहे हैं फोटोस्फीयर में। तो सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है उस प्रकाश मंडल में कहीं कहीं पर जो है ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, काले धब्बे पाए जाते हैं। और ये काले धब्बे प्रकाश का उत्सर्जन करने में असमर्थ होते हैं। और ये सूर्य के सबसे ठंडे भाग होते हैं। जैसे सूर्य में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर पाया जाता है? कोर में पाया जाता है। अगर इसी को पलट करके ये पूछा जाए कि सूर्य में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर मिलेगा, तो सूर्य में सबसे कम टेम्परेचर सनस्पॉट में मिलेगा, सौर कलंक में मिलेगा। सौर कलंक क्या है? तो आप बताएंगे कि फोटोस्फीयर में, यानी सूर्य के प्रकाश मंडल में कुछ ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, काले धब्बे पाए जाते हैं। इन्हीं काले धब्बों को फोटोस्फीयर के नाम से इन्हीं काले धब्बों को सनस्पॉट के नाम से जाना जाता है। और ये जो सनस्पॉट होते हैं ये असल में प्रकाश मंडल में वहाँ पर बनते हैं जहाँ से सूर्य प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन करने में असमर्थ होता है। और ये जो सनस्पॉट होते हैं इनकी संख्या में वृद्धि और कमी होती रहती है। और ये जो सनस्पॉट साइकिल है एक, वो लगभग 11 वर्षों की होती है, जो सनस्पॉट साइकिल। तो पूछा जाए सनस्पॉट साइकिल क्या है, तो आप बताएंगे कि जो सूर्य के प्रकाश मंडल में ये जो सनस्पॉट है या जो काले धब्बे हैं, वो काले धब्बों की संख्या में जो है बेटा कभी वृद्धि होती है और कभी कमी होती है। और ये जो चक्र चलता है वो चक्र 11 वर्षों के लिए चलता है। जैसे पहले 11 साल में सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि हुई, तो दूसरे 11 साल में सनस्पॉट की संख्या में कमी हुई, फिर अगले 11 साल में सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि हुई। तो इसको सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा के नाम से जाना जाता है। सोलर मैक्सिमा का मतलब होता है कि सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि हो रही है। सोलर मिनिमा का मतलब होता है कि सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि कमी हो रही है। जैसे इस समय पर जो हमारा सूर्य है वो उसकी जो सनस्पॉट साइकिल चल रही है वो 25वीं सनस्पॉट साइकिल है। 25वीं सनस्पॉट साइकिल में है हमारा सूर्य। और इस समय पर स्टडी वगैरह बताती है, जैसे उत्तराखंड में जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है एरीज, उस अभी हाल ही में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा हुआ है कि इस समय पर सूर्य में जो हलचल है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि सनस्पॉट जो संख्या है उसमें लगातार रूप से वृद्धि हो रही है। जब वायुमंडल वगैरह डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ये सनस्पॉट साइकिल जो है, ये जो सनस्पॉट हैं, जब इनकी संख्या में वृद्धि होती है या इनकी संख्या में कमी होती है तो ये किस प्रकार से हमारी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं,
किस प्रकार से हमारे वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि हो रही है तो हो सकता है रेडियो फेड आउट जैसी घटनाएं हमको देखने को मिले, और सूर्य से जो सोलर फ्लेयर्स वगैरह है, जो सोलर विंड वगैरह है, या कोरोनल मास इजेक्शन वगैरह है, उसका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और बहुत तीव्रता के साथ हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। तो ये सनस्पॉट सीखेगा, सनस्पॉट साइकिल सीखेगा। इसके बाद में जैसे ये लिखा है, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है प्रोमिनेंस, एक टर्म यहाँ पर लिखा हुआ प्रोमिनेंस। तो देखिए प्रोमिनेंस क्या होता है, प्रोमिनेंस क्या होता है। प्रोमिनेंस का मतलब है कि, ठीक है, पहले इसको समझो, पहले फ्लेयर। ठीक है, जैसे ये है फ्लेयर। फ्लेयर क्या है, जैसे हम लोग आग जलाते हैं और जैसे मतलब अगर हम आग में ईंधन की मात्रा को बढ़ा दें तो वो जो लपटें हैं, आग की जो लपटें हैं वो बहुत अधिक ऊंचाई तक जाती हैं और बहुत तेज़ लपटें उठती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य में भी लपटें उठती हैं, और सूर्य में उठने वाली इन लपटों को ही सोलर फ्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। यानी सोलर फ्लेयर्स क्या है, सूर्य में जो लपटें उठती हैं इन्हीं को सोलर फ्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो सूर्य है हमारा, आप जानते हैं कि हमारे सूर्य में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो गैसीय अवस्था और प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं। यानी इतना अधिक तापमान है सूर्य का, और इतने अधिक तापमान में सूर्य में जो भी मैटर होगा वो सॉलिड और लिक्विड अवस्था में तो पाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सूर्य में जो भी मैटर पाए जाते हैं वो प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और किसी भी पदार्थ की आयनित अवस्था को ही प्लाज्मा की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य से जो चार्ज पार्टिकल है वो लगातार रूप से बाहर की ओर निकलते रहते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर की यात्रा करते हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण फिर से वापस सूर्य की ओर लौट आते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रोमिनेंस। आप ये देखिए, ठीक है, आप ये देखिए, यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल वापस सूर्य की तरफ मुड़ रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स का निकलना और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वापस सूर्य की ओर लौटना, इस घटना को प्रोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं सूर्य के बारे में वो हमने थोड़ा बहुत सीखी हुई हैं। आगे और भी सीखेंगे हम सूर्य के बारे में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे को अभिनव तारे के नाम से जाना जाता है, और इसे सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुपरनोवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम समझेंगे, जैसे ये जो सवाल है आपका विस्फोटी तारा वगैरह, वो असल में किसी भी तारे की लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है, तारों की मृत्यु कैसे होती है, और फिर इसी में हम सुपरनोवा वगैरह सीखेंगे। नोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, और किन कंडीशनों में तारे वाइट ड्वार्फ बनते हैं, ब्लैक ड्वार्फ बनते हैं, न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, ब्लैक होल वगैरह बनते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।